हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। और आज हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्रोत 1000 से और 600 BC तक के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज यहाँ पे हमारा रहेगा तीसरा पार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स मैं जो है यहाँ पे इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्रोत 1000 से 600 BC। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रामायण के बालखंड में अल्मोड़ा में बहने वाली कोशी नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे कौशिकी कहा गया है। क्या है कि जो रामायण के बालकांड में अल्मोड़ा में बहने वाली कोशी नदी का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? कोशी नदी का, और जिसे क्या कहा गया? कौशिकी। लंका कांड में उल्लेख मिलता है कि संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर ही थी, जहां अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां आज भी उपलब्ध हैं। देवप्रयाग के समय वशिष्ठ गुफा क्षेत्र किरात लोगों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो देवप्रयाग के समीप क्या है वशिष्ठ गुफा है, वो किन लोगों से संबंधित है? तो वो थी फ्रेंड्स किरात लोगों से। और लंका कांड में उल्लेख क्या मिलता है? संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर ही थी, जहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मौजूद थी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे वायु पुराण तथा विष्णु पुराण के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, कुमाऊं क्षेत्र किरात, खस, किन्नर, गंधर्व, नाग, यक्ष का निवास था। किनका? कुमाऊं क्षेत्र में किरात, खस, किन्नर, गंधर्व, नाग हो गया, यक्ष का निवास था। यक्षों से संबंधित क्षेत्र जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा, कहाँ पे है जाखन देवी मंदिर? अल्मोड़ा। तथा नागों से संबंधित क्षेत्र बैनी नाग, धोली नाग, बैरी नाग, और गढ़वाल में लोहान देव नाग, वीरणक नाग और वामन नाग, महासु नाग प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट है कि जाखन देवी आप मंदिर आपका कहाँ पे? अल्मोड़ा में। और नागों से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? बैनी नाग हो गया, धोली नाग हो गया, बैरी नाग हो गया, गढ़वाल में आपका लोहान देव नाग हो गया, विरणक नाग हो गया, वामन नाग हो गया, महासु नाग हो गया, ये सभी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद कह रहा है कि महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान, सभा पर्व का दिग्विजय पर्व एवं उपायन पर्व तथा वन पर्व का तीर्थ यात्रा एवं समकालीन इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन हुआ, जिसमें मायापुरी हरिद्वार से भृगतुंग पर्वत केदारनाथ तक पड़ने वाले पड़ावों का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे वन पर्व के अनुसार। वन पर्व के अनुसार क्या है, इस क्षेत्र में पुलिंद कुणिंद जनजाति का निवास था, और कुणिंद शासक स्वभाव ने भारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। क्या था कि वन पर्व के अनुसार इस क्षेत्र में जो है सबसे पहले पुलिंद या कुणिंद जनजाति का निवास था, और कुणिंद शासक स्वभाव ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। स्वभाव के अलावा मत्स्य देश के राजा जो है विराट का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी विराटगढ़ी देहरादून थी, जो वर्तमान जोनसार भाबर क्षेत्र था। और राजा विराट मत्स्य देश का राजा था। उत्तरा और राजकुमार उत्तर का पिता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हैं। राजा विराट की पुत्री उत्तरा से ही अभिमन्यु का विवाह हुआ था। किसका? राजा विराट की पुत्री थी उत्तरा, और इनसे जो है अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान पांडव राजा विराट के दरबार में रहे थे। वन पर्व के अनुसार आगे देखेंगे, उत्तराखंड में वन पर्व के अनुसार है, उत्तराखंड में प्राचीन काल में कर्णाश्रम तथा बद्रिकाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन काल में कर्ण आश्रम में तथा बद्रिकाश्रम क्या थे? उत्तराखंड में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। मालनी नदी के तट पर स्थित कर्णाश्रम में ही महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्ण आश्रम में महाकवि कालिदास थे, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी।
वर्तमान में कर्ण आश्रम जो है आपका चौकी घाट के नाम से जाना जाता है। क्या है? वर्तमान में कर्ण आश्रम का जो नाम है वो क्या है? चौकी घाट है। कर्ण आश्रम को राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म स्थल के लिए जाना जाता है, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। उद्योग पर्व के अनुसार देखेंगे, महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर पर्वतीय जाति ऋग्वेद कालीन पारावत जन ही थे, जिन्हें आज भी उत्तरकाशी जनपद में पार्वती कहते हैं। उत्तरकाशी जनपद में दुर्योधन मंदिर, कर्ण मंदिर और इसके प्रमाण हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से हुआ था। किससे? आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह किससे हुआ था? ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या, और उनका नाम क्या था? उलूपी। सभा पर्व, आरण्यक पर्व तथा भीष्म पर्व में कुणिंद विषय का उल्लेख मिलता है, जहाँ का राजा कुणिंदाधिपति स्वभाव था। वनवास काल से लौटते हुए पांडव जो है कुणिंद विषय में आए थे और सुभावपुर में रात्रि विश्राम किया, और वर्तमान में जिसकी पहचान श्रीनगर से की जाती है। नोट दिया है, उत्तराखंड को 3 हिमालयी भागों में बांटा हुआ बताया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। सभा पर्व के अनुसार इसी काल में श्री कृष्ण का समकालीन बाणासुर नामक राक्षस का राज्य भी था। सभा पर्व के अनुसार क्या है कि श्री कृष्ण का समकालीन बाणासुर नामक राक्षस का राज्य भी था, जिसकी राजधानी शोणितपुर थी, जो गढ़वाल हिमालय के बामसू क्षेत्र में अवस्थित थे। अनुमानतः इस क्षेत्र में जनजातियों के अलावा 3 राजनीतिक शक्तियां भी विद्यमान थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो है सभा पर्व के अनुसार जब श्री कृष्ण का समकालीन था उस समय जो है किस राक्षस का राज्य था? तो वो था बाणासुर नामक का, और राजधानी कहाँ थी? शोणितपुर में, गढ़वाल हिमालय के बामसू क्षेत्र में। अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में जनजातियों के अलावा 3 राजनीतिक शक्तियाँ थी। कौन कौन थी? सबसे पहले नागराज कौरव्य, जो गंगाद्वार क्षेत्र में थी। सुभावपुर, ये कुणिंद शासन सुभाव सतलज गंगा क्षेत्र, और शोणितपुर बाणासुर की राजधानी केदार भूमि के ऊपर। बौद्धों के पाली साहित्य में इस प्रदेश को हिमवंत कहा गया है। बौद्धों के पाली साहित्य में इस प्रदेश को क्या कहा गया है? हिमवंत कहा गया है। जातक कथाओं वेशंतर जातक में परिवारजकों द्वारा गंधमादन चमोली तक पहुंचने का उल्लेख है। जातक कथाओं में क्या है कि जो वंशेंतर जातक में परिवारजकों द्वारा गंधमादन चमोली तक पहुंचने का क्या है? उल्लेख भी दिया है। और बौद्धों के पाली साहित्य में इस प्रदेश को क्या कहा गया है? किस प्रदेश को? उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। कुणाल जातक के अनुसार क्या था कि तथागत बुद्ध उत्तर के उशीर ध्वज पर्वत तक गए थे, जिसे अहोगंग, उरमुंड अथवा चंडी पहाड़ी हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेदिक, उत्तरवेदिक और अन्य गैर धार्मिक स्रोत देख लेते हैं। सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी से हिमालय जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम से उत्तराखंड के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक भूगोल पर प्रकाश पड़ता है। राजा खसाधिपति द्वारा रामगुप्त की पराजय और संधि के तहत पत्नी ध्रुव देवी को देने की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित तथा काव्य मीमांसा से मिलता है। तो महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम से उत्तराखंड के क्या है? ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक भूगोल पर प्रकाश पड़ता है। क्या? राजा खसाधिपति द्वारा रामगुप्त की क्या है? पराजय और संधि के तहत पत्नी ध्रुव देवी को देने की ऐतिहासिक घटना का यहाँ पे क्या है? उल्लेख है, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित तथा काव्य मीमांसा से मिलता है। राजतरंगिणी कल्हण से कश्मीर के कारकोट वंशीय राजा
ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण करने की जानकारी मिली और हेरोडोटस, प्लिनी तथा टोलमी के विवरण की जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चीनी यात्री फायान को फोकोकी तथा वेन्सांग को सीयूकी ने उत्तराखंड के विभिन्न शहरों का उल्लेख किया है। राजा सुदर्शन शाह कीर्त सभासार में गढ़ नरेशों की वंशावलियाँ दी गई हैं। राजा सुदर्शन शाह का कीर्त है सभासार, इसमें क्या दिया है, गढ़ नरेशों की वंशावलियाँ दी गई हैं। और हमने देखा चीनी यात्री था कौन, चीनी यात्री था फोकोकी तथा वेन्सांग सीयूकी ने उत्तराखंड के क्या क्या विभिन्न शहरों का यहाँ पे उल्लेख किया है। श्याम शाह के दरबारी कवि थे शंकर, इनके द्वारा रचित वास्तु शिरोमणि स्थानीय वास्तुशास्त्र के ज्ञान हेतु महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रतन कवि द्वारा फतेह प्रकाश में राजा फतेहपति शाह के गौरवपूर्ण शासन पर प्रकाश डाला गया है। रतन कवि द्वारा फतेह प्रकाश में राजा फतेहपति शाह के गौरवपूर्ण शासन का प्रकाश यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या दिया है कि राजा सुदर्शन शाह कीर्त सभासार में गढ़ नरेशों की वंशावलियाँ दी गई है। किसमें, राजा सुदर्शन शाह का क्या है, एक कीर्त है जिसको सभासार नाम से जाना जाता है और इसमें गढ़ नरेशों की वंशावलियाँ दी गई है। श्याम शाह के दरबारी कवि थे शंकर और उनके द्वारा रचित वास्तु शिरोमणि में स्थानीय वास्तुशास्त्र के ज्ञान हेतु महत्वपूर्ण यहाँ पे ग्रंथ दिए गए। रतन कवि द्वारा फतेह प्रकाश में राजा फतेहपति शाह के गौरवपूर्ण शासन पर प्रकाश डाला गया है। रतन कवि द्वारा कौन, रतन कवि द्वारा क्या किया गया, फतेह प्रकाश में राजा फतेह शाह के गौरवपूर्ण शासन पर प्रकाश डाला है। मौलाराम तोमर रचित गढ़राज वंश काव्य तथा गणिका नाटक दो उल्लेखनीय काव्य हैं। क्या हैं, मौलाराम तोमर रचित गढ़राज वंश काव्य तथा गणिका नामक दो उल्लेखनीय काव्य हैं। मौलाराम के कौन कौन से रचित हैं, दो, सबसे पहले गढ़राज वंश काव्य और गणिका नाटक। मियाँ प्रेम सिंह द्वारा लिखित गुलदस्त त्वारिख ई कोह, क्या, मियाँ प्रेम सिंह द्वारा लिखित गुलदस्त त्वारिख ई कोह टिहरी गढ़वाल के कुछ अंश भी समकालीन इतिहास हेतु महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। स्थानीय लोक साहित्य के द्वारा देखेंगे तो स्थानीय भाषा में लोक गाथाओं को पवाड़ा, भड़ो अथवा जागर कहा जाता है, जिनसे तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की यहाँ पे क्या मिलती है, जानकारी। जैसे जीतू बगड़वाल तथा भरना की प्रेम कथा, रामी बोरानी के समर्पण की लोक कथा, बीरभड़ माधो सिंह भंडारी का शौर्य कथा, राजूला मालूशाही की प्रेम गाथा। आपने इन सभी में से किसी को जरूर यहाँ पे सुना होगा। रामी बोरानी की कथा का जो गाना भी है उसको भी देखा होगा, पिक्चर भी देखी होगी। जीतू बगड़वाल और भरना की कथा भी देखी होगी। बीरभड़ माधो सिंह भंडारी की कथा और कहानी भी सुनी होगी और राजूला मालूशाही की प्रेम गाथा भी सुनी होगी। नोट दिया है, पुर्तगाली जेसुइट पादरी अंतोनिया द्वारा श्याम शाह के समय 1624 में श्रीनगर की यात्रा और इसके अलावा मनुची बर्नियर, विलियम फिंच, फोस्टर मूरक्राट ने अपने अपने यात्रा वृत्तांतों से समकालीन उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। नोट क्या दिया है कि पुर्तगाली थे जेसुइट पादरी अंतोनियो, इन्होंने क्या किया था, श्याम शाह के समय 1624 में श्रीनगर की यात्रा की और उसके अलावा मनुची बर्नियर, विलियम फिंच, फोस्टर मूरक्राट अपने अपनी यात्रा वृत्तांतों में समकालीन उत्तराखंड के इतिहास पर यहाँ पे क्या डालते हैं,
प्रकाश डालते हैं। उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां देख लेते हैं। आर्यों के आगमन से पूर्व उत्तराखंड में अनेक मानव जातियों का आवास था। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब आर्यों से पराजित हुए तो वो सुदूरवर्ती पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने लगे और कालांतर में उत्तराखंड के मूल निवासी बन गए, जैसे कोल, किरात, खस, भोटिया आदि। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब आर्यों से क्या हुए थे, पराजित हुए, तो वो क्या हुए, सुदूरवर्ती पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने लगे और कालांतर में उत्तराखंड के यहाँ पे क्या बन गए, मूल निवासी बन गए। जैसा हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि कोल सबसे पुराना है, प्राचीनतम जनजाति है, किरात हो गया, खस हो गया, भोटिया हो गया। सबसे पहले यहाँ पे कोल दिया है तो उत्तराखंड में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति है कोल। साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को मुंड या शबर कहा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साहित्यिक ग्रंथों में कोल को क्या कहा गया, कोलों को कहा गया मुंड या शबर। कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोलियां भी कोल भाषा से प्रभावित हैं और इसमें कोल भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है और इस प्रकार उत्तराखंड की संस्कृति कोलों की संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है। विशेषताएं क्या हैं? कोल जनजाति के लोग आर्यों से भिन्न तथा द्रविड़ जाति के अनुरूप थे। क्या थे? जो कोल जाति के लोग थे आर्यों से अलग थे, भिन्न थे, और द्रविड़ जाति के क्या थे, उनके समान थे, उनके अनुरूप थे। द्रविड़ों के समान इनकी आकृति बाह्य दृष्टि से भद्दी व कुरूप थी, परंतु शारीरिक दृष्टि से कोल अत्यधिक शक्तिशाली थे। द्रविड़ों के समान इनकी जो आकृति थी कैसी थी, बाह्य दृष्टि कैसे थे, भद्दे थे, कुरूप थे, परंतु शारीरिक दृष्टि से कैसे थे, शक्तिशाली। महाकवि कालिदास तथा बाण भट्ट ने कोलों की शारीरिक बनावट तथा क्षमताओं का वर्णन भी किया है। सबसे पहले इनका व्यवसाय देखेंगे। कोलों का जो मूल व्यवसाय था वो था कृषि। पहाड़ों के ढलानों, घाटियों में छोटे छोटे खेत बनाकर धान, गन्ना, कपास, सब्जी तथा फल और फूलों की खेती करते थे। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, मधुमक्खी पालन, शिकार करना, उपकरण निर्माण आदि इनका प्रमुख व्यवसाय था। उसके बाद आ जाता है सामाजिक जीवन। इनका सामाजिक जीवन कैसा था? तो कोलों में जो है बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी तथा सामाजिक जीवन बड़ा सरल और सादगीपूर्ण था। मृतकों को प्रारंभ में खुला छोड़ देते थे, परंतु कालांतर में मृतकों को गाड़कर समाधियाँ बनाई जाती थी और उनके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी यहाँ पे रखी जाती थी। अर्थात कोल जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। धार्मिक जीवन इनका कैसा था? तो अंधविश्वास के कारण जीवन में देवी देवताओं का विशेष महत्व था। नाग पूजा के अतिरिक्त वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। इसके अतिरिक्त विष्णु के 10 अवतारों मत्स्य, कूर्म, बारह तथा नरसिंह की उपासना ये लोग करते थे। किरात जाति देखेंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन है? किरात है। अब यहाँ पे कोई क्या मान रहा है? कोल को मान रहा है, और कोई कौन किसे मान रहा है? ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? प्राचीनतम जाति कौन है? किरात थी। किरातों का उल्लेख बाण भट्ट की कादंबरी और कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। महाभारत, पुराणों तथा अन्य साहित्यिक ग्रंथों तथा विदेशी यात्रियों के विवरण में किरात जाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत हो गया, पुराणों हो गया और अन्य जो भी साहित्यिक ग्रंथ हैं जो विदेशी यात्रियों के विवरण दिए गए हैं उनमें किरात जातियों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किरातों को कीर, किन्नर, किमपुरुष आदि नामों से पुकारा जाता है। किरात जो है आर्यों के भारत आगमन से पूर्व उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते थे। राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ हिमालय परिचय में किरातों के संबंध में विवरण दिया गया है। सबसे पहले नोट, हिमालय परिचय के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली कोल जाति को पराजित करके किरातों ने उनके निवास स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और कोल जाति से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। लेकिन कालांतर में किरात जाति जो है खसू से पराजित होकर अपना प्रभुत्व खो बैठी और किरातों को जो है हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने के लिए विवश होना पड़ा। वर्तमान में जो किरात जाति के वंशज हैं
तराई, भाबर, कर्णप्रयाग, द्वारहाट, तेजम, मुनस्यारी, कपकोट, टनकपुर, काली नदी घाटी में निवास करते हैं। किरात जाति जो है मध्य एशिया की मंगोल जाति की ही एक शाखा है, अतः शारीरिक बनावट मंगोलों से मिलती जुलती है। व्यवसाय क्या था? किरात जो है भ्रमणशील चरवाहे हैं, अतः उनका मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालन है। भेड़ों के ऊन से इनका जीवन चलता है और पशुपालन के अतिरिक्त शिकार, कृषि, शराब और शहद का व्यवसाय भी ये करते हैं। सामाजिक जीवन इनका कैसा है? ये संयुक्त परिवार प्रथा इनकी प्रचलित है। कई पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। वैवाहिक बंधन अधिक कठोर नहीं है। मामा तथा बुआ के लड़के लड़कियों से विवाह प्रचलित है। अपनी सुरक्षा हेतु भाला, गुलेल, डंडा, तीर, धनुष धारण करते हैं। धार्मिक जीवन इनका महाभारत के किरीतार्जुनीय प्रसंग में किरातों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया और इनके प्रमुख आराध्य देव शिव जी थे। पुनर्जन्म तथा जादू टोना में विश्वास रखते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम खस जाति। तो खस जनजाति, खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है। लक्ष्मी जत जोशी, राहुल सांकीर्तन और डबराल के अनुसार खस जो है उत्तराखंड की शक्तिशाली जनजाति थी। आर्यों के भारत आगमन से पूर्व खसों ने उत्तराखंड के पूर्व में निवास कर रही किरात जाति को पराजित कर अपने को स्थापित कर लिया था। नोट दिया है राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में कार्तिकपुर के शासक खसपति का उल्लेख मिलता है। बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों में राजा अशोक चल व खस देश का उल्लेख है। विशेषताएं क्या है इनकी? खस युद्ध प्रिय जाति थी और आर्यों से मिलती जुलती थी। खसों का कद जो है लंबा, सीधा और लंबी नाक, गेहुआ रंग, दाढ़ी मूछ युक्त चेहरा था और ये बड़े वीर और साहसी थे। व्यवसाय क्या था? खसों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, जिन्होंने भू क्षेत्रों पर अधिकार करके स्वयं को जमींदार बना लिया था। कृषि, पशुपालन, शहद, खनिज उत्पाद, जड़ी बूटियों का विक्रय मुख्य जीविका के साधन थे और महाभारत काल से लेकर मुगल काल तक सैनिक के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। सामाजिक जीवन इनका, खसों में जो है जाति प्रथा का प्रचलन नहीं था। ब्रिटिश काल में 1885 में अंग्रेजों द्वारा खसों को क्षुद्र जाति में शामिल कर लिया था। नोट दिया है खसों में विविध प्रकार की सामाजिक प्रथाएं प्रचलित है। सबसे पहले घर जमाई प्रथा, उसके बाद है जेठो प्रथा। घर जमाई आप सभी जानते हैं, लड़की के घर में रहना। जेठो प्रथा क्या थी? यानी ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना है। जैसे किसी भी चीज़ में, जैसे आज भी आप देखते होंगे कि अगर खुदा न खास कोई परिवार में गवर्नमेंट जॉब है, मतलब फादर गवर्नमेंट जॉब है और अगर डेथ हो जाती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी बनती है? बड़े लड़की की बनती है कि उसको जॉब दिया जाता है, ये आप ऑल ओवर इंडिया में। दूसरा यहाँ पे क्या था कि जैसे मतलब खेत का बंटवारा होना है तो खेत का बंटवारा भी होगा, जो सबसे अच्छा खेत है, बड़ा खेत है, तो उसको सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता था। इस तरह से ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी। रेंकुआ प्रथा, तो विधवाओं का प्राय मर्दों से संबंध। रेंकुआ प्रथा था कि विधवाओं का जो है प्राय मर्दों से संबंध थे। झटेला क्या था? झटेला था स्त्री के पहले पति से उत्पन्न संतान। यानी आपने देखा जैसे क्या होता है कि पहले स्त्री की शादी हो गई थी और शादी हो गई थी, उसके बाद उसका जो भी बच्चे हुए और उसके बाद सपोज दैट उसका हस्बैंड जो है डेथ हो गया या वो एक जगह से दूसरी जगह चले गई, अपने आप ये दूसरे के साथ शादी कर ली, तो जो उसके लिए था तो वो क्या था? वो झटेला संतान थी, यानी स्त्री के पहले पति से उत्पन्न संतान। देवदासी प्रथा क्या थी? घर की बड़ी पुत्रों को मंदिर में समर्पित करना, देवदासी प्रथा थी। धार्मिक जीवन इनका कैसा था? खस बहुदेववादी थी। नरसिंह, नाग देवता, ग्राम देवता की पूजा और जागर पूजा प्रचलित थी और वे पुनर्जन्म को मानते थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो पहला चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर रह गए होंगे तो इसमें हम जो है यहाँ पे आप इनको नोट डाउन, इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमने देखे थे थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगते हैं जो रह गए हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने
क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम अन्य चैप्टर यहाँ पे करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा था। तो सबसे पहले वेद हमने पढ़े थे, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, नवीनतम वेद अथर्ववेद है। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ देखा था हमने। तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा कर्मकांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी जो भाषा थी वैदिक संस्कृति की थी और ये पद्य में लिखे गए थे। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया। और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ जो है वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम था। इसको केवल हमें एक रिव्यू के तौर पे लेना है और अपना यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हमने उसको देखना है। उसके बाद हमने पुराण देखे। तो पुराण 18 हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर, कश्मीर का उल्लेख मिलता है। गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड, कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। केदारखंड में गोपेश्वर गौस्थल नाम से वर्णित है और स्कंद पुराण में हरिद्वार को मायापुरी और कुमाऊं के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग मिलता है। कांतेश्वर पर्वत यानी कांदेव चंपावत पर भगवान विष्णु ने कुर्मा कच्छ पावतार लिया और इसलिए कुमाऊं को क्षेत्र को प्राचीनतम में कुर्मांचल के नाम से जाना जाता है। बाद में कुर्मांचल को ही कुमाऊं कहा गया। उसके बाद हमने देखा ब्रह्म पुराण या वायु पुराण। तो इसमें क्या था? ब्रह्म पुराण व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का उल्लेख निवास था। महाभारत में पुलिंदु को द्विज कहा गया है और महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। उस समय इस क्षेत्र में जो है पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुभाव, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, की राजधानी कहाँ पे थी? श्रीनगर में। और महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र का उल्लेख आने का मिलता है। आदि पर्व अर्जुन व उलूपी का विवाह गंगा द्वार में हुआ था। रामायण में यहाँ पे दिया है कि टिहरी गढ़वाल की हिमयाण पट्टी बिसो नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम एवं वशिष्ठ कुंड स्थित है। श्री राम के वनवास जाने पर वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहीं पर निवास किया था। तो पवन जो है टिहरी गढ़वाल जिले की में स्थित है, जहाँ लक्ष्मण ने तपस्या की थी। पौड़ी गढ़वाल के कोट विकासखंड में सितोंशु नामक स्थान है। इस स्थान पर माता सीता ने यहाँ पे पृथ्वी में समाई थी और इसी कारण कोट ब्लॉक में जो है प्रत्येक वर्ष मानस मेला लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी देखा था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यहाँ पे इनकी रचना जो की थी कालिदास ने की थी। प्राचीन काल में उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम जो है उत्तराखंड के कोटद्वार से 14 किलोमीटर हिमकुट और मणिकुट पर्वतों की गोद में स्थित है। और यहाँ पे शकुंतला कर्ण आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। और शकुंतला जो है ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला व दुष्यंत का एक पुत्र था भरत, और जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी कर्णाश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की और कर्णाश्रम माली नदी के तट पे स्थित है। वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया? हिमवंत कहा गया। मेघदूत के बारे में हमने देखा था। तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के अनुसार अलकापुरी चमोली कुबेर की राजधानी थी। तो यहाँ पे हमने एक बार पूरा रिव्यू यहाँ पे लिया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इनको हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल रहेगा और यहाँ पे इसके बाद में पहले यहाँ पे तो इसके MCQs लेके आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने जो यहाँ पे लास्ट में आपको केवल एक रिव्यू के तौर में दिया, हमने जितना भी पढ़ा था उसका मैंने एक ऑल ओवर रिव्यू दिया और उसको हमने एक रिवीजन के तौर में लिया। अगर आपको हेल्पफुल लगती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।